ईसीजी शॉर्ट में इसका नाम है फेमस ईसीजी, जो कि हम लोग लाइफ में एक बार जरूर सब लोग ईसीजी करवा लेते हैं। कभी ना कभी जैसे एज होने के बाद भी कभी कभी हम लोग ईसीजी करवा लेते हैं। तो ईसीजी क्या है? आप लोग जानते हो कि हमारे हार्ट में कार्डियक साइकिल चलता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो कार्डियक साइकिल चलाने के लिए इंपल्स जनरेट करती है एसए नोड। कौन करती है भाई? एसए नोड। सबको याद है एसए नोड, है ना? यहाँ पर है, ये हार्ट है, ये हार्ट है। अरे भाई ये हार्ट है, ये चारों चैम्बर, 1 2 3 4 चैम्बर है। और यहीं पर था अपना क्या? एसए नोड। ठीक है, एसए नोड है। यहाँ एवी नोड था। उसके बाद यहाँ से बंडल ऑफ हिस के द्वारा पुरकिंजी फाइबर से यह जो नोडल टिश्यू है वो पूरे में फैल गया। ये ऑरिकल, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल। तो ये जो एसए नोड इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इंपल्स पैदा करती है हार्ट में, वो हार्ट से बाहर निकल के हमारे स्किन में आ जाता है। फिर जैसे हम लोग इलेक्ट्रोड इसमें सटाते हैं, वो इलेक्ट्रोड क्या करता है? उस सिग्नल को, है ना, टीवी में, मॉनिटर में दिखा देता है। उसी को बोलते हैं ईसीजी। उसी को क्या बोलते हैं? ईसीजी उसको कहा जाता है। तो आपको जैसे आपका ईसीजी लेना है, क्या किया जाता है? इसमें शीशा होता है, इलेक्ट्रोड का शीशा होता है, आप लोग देखे होंगे। तो उसको लगाया जाता है इसमें और इसमें, 3 जगह लगाया जाता है हमको ईसीजी प्राप्त करने के लिए। या फिर 12 से 15 तक भी लेड हम लोग लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है हार्ट में तो यहाँ वहाँ चारों तरफ देखते हो, हर जगह उसको सटाया रहता है लेड, यहाँ 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 12 गो। लेकिन हमको अगर स्टैंडर्ड ईसीजी प्राप्त करना है तो 2-3 से ही काम चल जाएगा। एक रिस्ट में, दोनों राइट रिस्ट हथेली में और इसमें, और एक लेफ्ट एंकल में, वहाँ सटा देते हैं। मॉनिटर रहता है ना, इस तरह का वहाँ पर मशीन होता है, मॉनिटर होता है, और वहाँ पर आपको इस तरह का सिग्नल देखने को मिलता है ना। ये मॉनिटर में आपको इस तरह का सिग्नल देखने में, ये जो सिग्नल है कहाँ से आ रहा है समझ रहे ना? हार्ट से। हार्ट में कहाँ से आया? एसए नोड ने पैदा किया। किसने किया? एसए नोड ने वो इम्पल्स पैदा किया, वो लीक कर जाता है हार्ट से और हमारी स्किन में। यहाँ पर भी अभी सटाओगे इलेक्ट्रोड और मॉनिटर डालोगे तो आपको सिग्नल ग्राफ बनेगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मतलब अगर हम हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को कहा जाता है ईसीजी। तो इसका डिफिनेशन क्या लिख देंगे, है ना? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अलग से लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, अलग लैंग्वेज बनाते हैं। ऐसे लिखेंगे, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड ईसीजी, है ना। अब ईसीजी को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो पेशेंट होता है उसके दोनों रिस्ट में और उसके लेफ्ट एंकल में हम लोग इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लीड या इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, जिसकी सहायता से हमें ईसीजी प्राप्त होता है। उसका जो साउंड है पी 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 यही करता है ना? देखना आप लोग, तो पी 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 करता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? टू ऑब्टेन ECG, 3 leads are attached at
both wrist and left ankle of patient। अब इसके बारे में समझ गए क्या लिखे हैं। हमको ईसीजी प्राप्त करने के लिए 3 लेड जो शीशा होता है उसको अटैच कर देना है। पेशेंट में कहाँ करना है? दोनों कलाइयों में, और ये वाला कलाई, पैर वाला कलाई को क्या बोलते हैं? एंकल बोलते हैं। वहां पे आपको चिपका देना है, जिससे आपको आराम से हार्ट जो ईसीजी है वो प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब ईसीजी को हम लोग बनाते हैं, है ना। और ध्यान रखना एक चीज, अगर ज्यादा हमें जरूरत है, जैसे उस पेशेंट में अगर पेशेंट हार्ट का मरीज है तो उसमें 12 लेड भी लगाते हैं, 12 से 15 लेड भी लगाते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग को खाली ईसीजी, जैसे हम लोग स्वस्थ आदमी है, हमारा ईसीजी करना है तो 3 लेड में काम चल जाएगा। लगाने के लिए हम लोग 12 भी लगाते हैं जब प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है, उसको बंद कर देना। तो ये हम लोग अब ईसीजी को हम लोग ग्राफ बनाते हैं और समझते हैं कि ये ईसीजी आखिर आया कैसे। समझ रहे बात को? ये ग्राफ कैसे आया? ये हो गया एक ईसीजी का ग्राफ। ध्यान से देखना, ये ग्राफ जो है यह हर साल आता है, लेकिन हर साल बच्चा फंस जाता है इसमें, क्योंकि ग्राफ में कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा, मतलब कहीं पे ये नहीं देगा, कभी ये नहीं देगा, कभी ये नहीं देगा। आपको लगेगा कि सब तो एक ही जैसा है, लेकिन ध्यान से देखो, इसमें देखो 4 इसको आर्टिकल से लिखा जाता है, इसे कहा जाता है पी। ये जो नीचे आया है इसको कहा जाता है क्यू, इसको कहा जाता है आर, इसको कहा एस, क्यू आर एस, और ये वाला जो होता है टी। आपको एबीसीडी भी याद हो गया, पी क्यू आर एस टी, सिमिलर में है, तो इससे ये भी फायदा हो गया, है ना। अब समझो ये ग्राफ कैसे आया। इस ग्राफ को समझने के लिए हम लोग फिगर बनाते हैं हार्ट का पहले। पिछले में बनाया था ऐसे नोड है, यहाँ एवी नोड है, बंडल ऑफ हिस है, एवी बंडल है, और पुरकिंजे फाइबर पूरे में है। ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये पुरकिंजे फाइबर कहाँ फैला हुआ है? ये पूरे वेंट्रिकल में फैला हुआ है। आप लोग को याद होगा वेंट्रिकल बड़ा होता है, दीवाल भी इसका मोटा होता है, ऑरिकल छोटा होता है, इसका दीवाल भी छोटा होता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, सिग्नल नहीं सिग्नल, ये इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है ये कहां से जनरेट होगा? यहां से। कहां से? यहां से। पहली बार समझो जरा कि हमारा हार्ट जो मसल्स है ना, हार्ट मसल्स जो है वह पोलराइज्ड फॉर्म में होती है। पोलराइज्ड मतलब क्या होता है? ये मान लो हार्ट का मसल है, क्या है ये? हार्ट का मसल है, इसका मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, तो अंदर के साइड में निगेटिव चार्ज होता है और बाहर के साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर ऐसा किसी सेल में है तो उस सेल को कहा जाता है पोलराइज्ड। क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड। नाम से ही लग रहा है ना, पोलरिटी है, मतलब यहाँ पर चार्ज है। क्या होता है? जैसे आप लोग बचपन में पढ़े थे, जैसे हम लोग कंघी को ऐसे ऐसे कर के, पेन को, चलो कोई बात नहीं, पेन को ऐसे ऐसे करके जब छोटा सा कागज सटाते हैं तो उसमें चिपक जाता है। वो कैसे होता है? जैसे इसको रगड़ते हैं इसमें चार्ज आ जाता है, क्या आता है, मतलब ये पोलराइज्ड हो जाता है और उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो हमारा हार्ट मसल कैसा है? कैसा है?
कैसा है? पोलराइज्ड। कैसा है? पोलराइज्ड। अब क्या है, ऐसे नोड ने सिग्नल पैदा हुआ और वहां से इंपल्स बन गया। क्या बन गया? जैसे ऐसे नोड ने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा किया, तैसे ही समझो, जैसे यहां से सिग्नल निकला ऐसे नोड से, तैसे ही चार्ज चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चार्ज चेंज होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? अरे भाई उसको कैसे लिखेंगे? हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखो अंदर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, बाहर। ये कब हो रहा है? जब सिग्नल आ रहा है। ऐसे नोड जैसे ही सिग्नल पैदा कर रहा है तैसे ही क्या हो रहा है? प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 माइनस माइनस। लेकिन पूरे में तो नहीं हो सकता ना एक साथ, इसलिए कुछ जो भाग होगा वह इस तरह का रह जाएगा। ये जो कंडीशन आ गया सिग्नल होने के बाद, जैसे सिग्नल आया और ये प्लस अंदर माइनस बाहर, इसको कहा जाता है डीपोलराइज्ड। क्या बोलते हैं इसको? समझो इसको, क्या बोलते हैं इसको? डीपोलराइज्ड। क्लियर? तो जैसे ही सिग्नल आएगा डीपोलराइज्ड हो जाएगा और इंपल्स पैदा हो जाता है। तो यहां पर ध्यान देना, हम लोग क्या सटाते हैं? इलेक्ट्रोड क्या सटाते हैं? मान लो इधर माइनस इलेक्ट्रोड है और इधर क्या है? प्लस इलेक्ट्रोड। क्या है? प्लस इलेक्ट्रोड। तो जैसे ही ऐसे नोड सिग्नल पैदा करेगा, यह सिग्नल पहले ऑरिकल में जाएगा। कहां जाएगा? कहां जाएगा? यहां पैदा हो रहा तो यही ना पहले आएगा, जी यहां इधर आ जाएगा, पहले इधर होगा। तो ये सारा का सारा सिग्नल पूरे ऑरिकल में फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑरिकल में फैल जाएगा। अगर कोई सिग्नल माइनस से प्लस की ओर जाता है, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है सिग्नल इस तरह से, तो ग्राफ जो होता है वह पॉजिटिव हो जाता है। किधर हो जाता है? पॉजिटिव। देखो यहां से अगर देखा जाए, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जैसे ये लाइन होता है, इस लाइन के नीचे निगेटिव होता है और इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऊपर की ओर प्लस एक्स एक्सिस होता है और नीचे की ओर माइनस एक्सिस। पढ़े हो ना, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। तो वही चीज तो यहां पर भी है, ये तो ग्राफ ही है ना। तो नीचे क्या होगा? माइनस, ऊपर क्या होगा? प्लस। तो जैसे ही कोई सिग्नल माइनस मतलब कैथोड हो गया और ये एनोड, कैथोड से एनोड की ओर कोई चार्ज जाता है या करंट बहता है, तो ग्राफ कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव, है ना। जैसे यह डीपोलराइज्ड होगा, सबसे पहले ऑरिकल डीपोलराइज्ड होगा, तो वो ग्राफ क्या होगा? ऊपर की ओर चला जाएगा, क्योंकि किधर बह रहा है? माइनस से प्लस के साइड में जा रहा है ना। माइनस से प्लस के साइड में जाएगा तो ग्राफ ऊपर, तो यहां पर यहां चला गया, यहां तक चला गया। तो पोलराइज्ड होने के कारण क्या होता है कि ऑरिकल क्या होगा? जैसे सिग्नल आएगा ऑरिकल को क्या होगा? पचक जाएगा। क्या होगा? उसी को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल। तो जैसे ही आपका ऑरिकल डीपोलराइज्ड होगा, ये तो शुरू में है, डीपोलराइज्ड होगा, वैसे ही ऑरिकल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट या सिस्टोल हो जाएगा और ग्राफ किधर होगा? ऊपर की ओर। किधर होगा? तो यहां से, है ना, यहां से लेकर के यहां तक जो आपको दिखा रहा है डीपोलराइजेशन दिखा रहा है। किसका? ऑरिकल का। किसका? ऑरिकल का डीपोलराइजेशन। समझ रहे हो? क्या हुआ? शुरू में आपका सारा सेल कैसा था? पोलराइज्ड। जैसे ही ऐसे नोड ने सिग्नल दिया, क्या हो गया? डीपोलराइज। सबसे पहले डीपोलराइज्ड कौन होगा? ऑरिकल। सबसे पहले कौन होगा? और डीपोलराइज जैसे होगा, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
डीपोलराइजेशन मतलब सिग्नल मिला मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब ये रिलैक्स हो जाएगा, होगा ना जी, ये रिलैक्स हो जाएगा। अब ये सिग्नल कहां पहुंच जाएगा? एवी नोड से होते हुए कहां जाएगा? पुरकिंजी फाइबर इसको कहां भेज देगा? वेंट्रिकल में। कहां भेज देगा? तो देखो शुरू में क्या होता है कि जैसे ये सिग्नल गया तो इस सिग्नल को ये एवी नोड लेके जाता है, ये है एवी नोड। इसके पास जैसे ही सिग्नल आता है तो कुछ देर के लिए जो सिग्नल है ये रुक जाता है। ये जो सिग्नल यहाँ पे आया ये रुकने के कारण क्या हो गया? ये ग्राफ क्या हो गया? जीरो डिफ्लेक्शन। ये क्या हो गया? जीरो डिफ्लेक्शन है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो यह जीरो डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब यहीं पे रह गया। यहां पर इसलिए रह गया, इसका मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल अभी नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसे यहां पर आया इसको यहां से यहां भेजने में कुछ समय लग जाता है। उतने समय में क्या होगा? ये सिग्नल आपको जीरो रहेगा। क्या रहेगा? जीरो रहेगा। उसके बाद जैसे ही यहां पर आएगा, जैसे ही वेंट्रिकल के दीवार पे आएगा इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम सेप्टम में, तैसे ही कुछ देर के लिए सिग्नल उल्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है? उल्टा हो जाता है। उल्टा हो रहा है मतलब प्लस से माइनस। प्लस से अगर माइनस जाएगा, प्लस से माइनस जाएगा तो ग्राफ क्या होगा? नीचे आएगा। क्या होगा? नीचे होगा, मतलब ग्राफ निगेटिव हो जाएगा। तो ये जो क्यू दिखा रहा है वही दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? क्यू वही दिखा रहा है, मतलब नीचे आ गया, मतलब ये सिग्नल उल्टा हो गया। लेकिन जैसे ही इधर आएगा पूरे में फैल जाएगा ये सिग्नल वेंट्रिकल में, तो बहुत सारा सिग्नल आ गया। कितना आ गया? वेंट्रिकल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है तो सिग्नल क्या हो गया? पूरे वेंट्रिकल में माइनस से प्लस की ओर गया। किधर गया? माइनस से प्लस। ग्राफ क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो देखो ज्यादा ऊपर क्यों जा रहा है? पी छोटा सा है लेकिन क्यू आर एस जो है वो बड़ा है। उसका कारण क्या है कि ऑरिकल छोटा था तो इसका डीपोलराइजेशन छोटा ग्राफ बना, लेकिन वेंट्रिकल बहुत बड़ा होता है, इसका मोटा दीवार होता है, इसलिए ये ग्राफ क्या हो गया? ऊपर चला गया। बहुत खतरनाक ग्राफ हुआ। ठीक है, ये क्यू आर एस। ठीक है, जैसे ही ये सिग्नल पूरे में फैल गया क्या होगा? यहां पर जैसे जाएगा वो सिग्नल तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? फिर से ऊपर के साइड में। किधर हो जाएगा? ऊपर के साइड में, मतलब प्लस से माइनस। क्या हो गया? प्लस से माइनस मतलब निगेटिव, फिर नीचे आ गया। देखो पहले नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे नीचे गया। मतलब यहां देखो पहले नीचे, ऊपर, फिर नीचे। इधर से इधर जाएगा तो नीचे ग्राफ होगा और माइनस से प्लस आएगा तो ऊपर ग्राफ होगा। समझ रहे मेरी बात को? ये हो गया। उसके बाद क्या होगा? अब क्या होगा कि कुछ देर के लिए देखो डिफ्लेक्शन जीरो है, मतलब सिग्नल यहां पर रुक गया है ना। अब क्या होगा? कुछ देर का डिफ्लेक्शन होता है। अब डीपोलराइज्ड हो गया। अब फिर से अब क्या होगा? हमारा शरीर, संसार का नियम है, हम जिस अवस्था में रहते हैं उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, है ना। न्यूटन का लॉ पढ़े थे ना। फर्स्ट लॉ क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम जिस अवस्था में रहना चाहते हैं, रहते हैं, उसी अवस्था में रहना चाहते हैं। मतलब अगर हम बैठे हैं तो बैठे हुए रहना चाहते हैं, चल रहे हैं तो चलते हुए रहना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग चलते हुए ट्रेन से अगर उतरते हैं स्लो में तो हम गिर जाते हैं, या फिर हम बैठे हुए हैं गाड़ी पे, गाड़ी जैसे स्टार्ट होता है क्या होता है? मोमेंट पढ़े थे ना फिजिक्स में, पढ़ रहे हो ना जी? पढ़ रहे हो ना फिजिक्स में? वही चीज यहां पर है। हमारा हार्ट किस अवस्था में रहता है? पोलराइज्ड फॉर्म में। जब सिग्नल आता है तो कैसा हो जाता है?
फिर क्या होगा, फिर पोलराइज अवस्था में आना चाहेगा ना, आना चाहेगा कि नहीं? तो क्या होगा, हमारा वेंट्रिकल फिर से पोलराइज्ड अवस्था में आना चाहेगा। कैसा आना चाहेगा? पोलराइज्ड। पोलराइज्ड फिर से अंदर में माइनस और बाहर में प्लस, तो पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइज जैसे होगा, है ना, पोलराइज जैसे होगा वैसे ही रिलैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिलैक्सेशन। क्या हो जाता है? रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं? डायस्टॉल। क्या बोलते हैं? और डीपोलराइजेशन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन बोले तो सिस्टोल। क्या बोलते हैं इसको? जब डीपोलराइजेशन होता है तो सिस्टोल, रीपोलराइजेशन मतलब होता है तो डायस्टोल। मतलब यहां से यहां तक क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रीपोलराइजेशन। क्या हो रहा है भाई? समझो, ये है यहां से यहां तक वेंट्रिकल का क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन। इसको लिखे नहीं ना, इसको नहीं लिखे थे। और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? रीपोलराइजेशन। किसका? किसका? वेंट्रिकल। ऑरिकल का डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। सब आया समझ में? ये वेंट्रिकल का, ये ऑरिकल का। अब देखो, इसको एक लाइन में होता है ना सारांश, समझो, इसको समझ जाओगे। सारांश ये क्या है? सारांश बता रहे हैं, आएगा आपको 12 में। सबसे पहली बात ध्यान देना, हमारा हार्ट किस अवस्था में रहता है? पोलराइज। लगभग सभी सेल होता है, जैसे हमारा न्यूरॉन भी होता है ना, न्यूरॉन भी पढ़ाएंगे आपको, नर्व सेल, ब्रेन, वो भी किस फॉर्म में होता है? पोलराइज। पोलराइज मतलब होता है सेल के अंदर माइनस, सेल के अंदर प्लस, माइनस प्लस, इसको बोलते हैं पोलर। आपका हार्ट पोलराइज अवस्था में। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या है, ऐसे नोड क्या जनरेट करेगा? इंपल्स जनरेट करेगा। क्या करेगा? इंपल्स बताए थे, इंपल्स करता है। ऐसे नोड जैसे इंपल्स करेगा पैदा, तैसे सबसे पहले ऑरिकल क्या हो जाएगा? और ऑरिकल पहले कहाँ है डिपोलराइज हो रहा है? वेंट्रिकल क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे नोड कहाँ है? ऑरिकल में। तो पोलराइज पहले कौन होगा? सॉरी, डीपोलराइज पहले कौन होगा? ऑरिकल। कौन होगा? ऑरिकल सबसे पहले डीपोलराइज होगा और सिग्नल भागेगा नीचे के साइड। किधर भागेगा? नीचे के साइड सिग्नल भागेगा तो ग्राफ ऊपर, पॉजिटिव ग्राफ होगा। पॉजिटिव मतलब ऊपर चल गया, हल्का सा हुआ। ऑरिकल भी आपका हल्का सा होता है, छोटा सा होता है। ठीक है, अब ये वाला हटाओ, ये वाला छोड़ो, आपके नीट लेवल का नहीं है। उसके बाद QRS कैसे आया? अब ये सिग्नल वेंट्रिकल में गया और वेंट्रिकल से सिग्नल सब में फैल गया पुरकिंजी में। तो इस सिग्नल का डायरेक्शन भी किधर है? अब क्या होगा, सिग्नल वेंट्रिकल में है तो वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? डीपोलराइज। वेंट्रिकल क्या होगा? अब वेंट्रिकल डीपोलराइज होगा और ये ग्राफ QRS आ जाएगा। ठीक है, ऑरिकल भी डीपोलराइज हो गया, वेंट्रिकल भी डीपोलराइज हो गया। अब क्या होना पड़ेगा? रीपोलराइज। अब क्या होना पड़ेगा? रीपोलराइज। तो रीपोलराइज लास्ट में वेंट्रिकल हो जाएगा और टी जो दिख रहा है आपको यहां पर क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हो जाएगा, मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा यहां पर। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। ऑरिकल डीपोलराइजेशन मतलब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल
रिलैक्सेशन। तो पी वेव, क्यू आर एस वेव और टी वेव क्या क्या होता है उसको पहले लिखते हैं। क्या करते हैं? लिखते हैं। एकदम ध्यान से मेरा बात आप लोग एकदम ध्यान से देखना। क्या लिख रहे हैं? पी वेव यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑरिकल डीपोलराइजेशन। किसको कर रहा है? ऑरिकल डीपोलराइजेशन, जिसके कारण क्या होगा? ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन। जिसके कारण क्या होगा? ऑरिकल में। इसको सब लोग समझे? अरे इसको समझे? इट रिप्रेजेंट ऑरिकल एक्साइटमेंट। मतलब अरे भाई मतलब ऑरिकल एक्साइटमेंट मतलब ऑरिकल डीपोलराइजेशन। जिसके कारण क्या होगा? अरे भाई जिसके कारण क्या होगा? विच लीड्स टू, ये आपको जिंदगी भर आएगा। ये क्या आएगा? एमबीबीएस भी करते रहोगे ये वाला लिखने के लिए आएगा। विच लीड्स टू मतलब क्या होता है? जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण, है ना? विच लीड्स टू ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन बोले तो सिस्टोल। पी वेव खत्म। पी वेव, क्यू आर एस वेव बता सकते हो? क्यू आर एस वेव किसको दिखा रहा है? किसका डिपोलराइजेशन? वेंट्रिकल का। जिसके कारण क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा? क्या लिख रहे हैं देखो? इट रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकल एक्साइटमेंट। अब हिंदी नहीं लिखेंगे, मीन्स लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? मीन्स वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। पोलराइ गड़बड़ हो गया। Depolarization which leads to ventricle contraction मतलब सिस्टोल। ये हो गया QRS वेव। QRS वेव। इसके बाद कौन? इसके बाद टी क्या है? यह किसको रिप्रेजेंट करता है? किसके रिपोलराइजेशन को? वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। और वेंट्रिकल क्या होगा? लास्ट में रिलैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड ऑफ सिस्टोल। क्या हो जाएगा? मतलब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। टी वेव इट रिप्रेजेंट्स, है ना, रिटर्न वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटमेंट। मतलब वेंट्रिकल एक्साइटमेंट अवस्था से क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। जैसे आप लोग रिटर्न हो जाते हो मोटिवेशन देने पे, क्या होता है? पूरा एक्साइटमेंट। फिर जैसे ही मोटिवेशन का मतलब माहौल खत्म होता है, जैसे फिर रिटर्न हो जाते हो अपने दैनिक दिनचर्या में, उसी में आ जाते हैं ना। तो वहां पर भी वेंट्रिकल जो एक्साइटेड हो चुका था यहां पर, वो क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिटर्न वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटमेंट एंड बिकम्स रिलैक्स। रिलैक्स मतलब डायस्टोल। रिलैक्स मतलब डायस्टोल। अब कोई बच्चा हमसे पूछेगा एंड ऑफ टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? मतलब टी वेव का एंड। टी वेव का एंड कहां है?
ये इंड हुआ ना जी, इंड हुआ। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इंड ऑफ सिस्टोल, मतलब एक्साइटमेंट या कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है? वह इंड करता है। क्या करता है? इंड करता है। सभी लोगों को समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आया जी? इसको एक बार देखो आप लोग 2 सेकंड के लिए, इसको देखेगा सब, इसको देखो इधर। समझ में आया? इसको आया समझ में जी? आया? चेक कर लें, चेक किया जाए आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसको हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं। यही था ना आपका? यही था? Can I use my international degree in the United States or Canada? The short answer is yes. You can use your हाँ यही है। कुछ क्वेश्चन इससे बनाए थे। ये देखो मैच करना है इसको। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। लिस्ट 1 में लिखा है पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, टीपी गैप, मतलब टी और पी के बीच का गैप। तो इसको आपको सॉल्व करना है। कब आया हुआ है? इसी साल आया हुआ है। तो इसको यही ईसीजी का क्वेश्चन है। कहाँ गया जी? अच्छा यही है ना 2 नंबर। तो ईसीजी का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको मैच कीजिए। पी वेव किसमें आएगा बताओ, पढ़ो इसको। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? टी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ो। कोई नहीं बना पा रहे? पी वेव किसको करता है याद करो। सबसे पहले पी वेव था ना जी। पी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगा? पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑरिकल डीपोलराइजेशन को। तो कहां पर है? ये होगा ना जी। क्या हो गया? पी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगा? पोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, इसी को करेगा ना। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? डीपोलराइजेशन ऑफ, पढ़े ना अभी जी, मन से तुम लोग नहीं पढ़ते हो। और टी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिपोलराइजेशन वेंट्रिकल। हल्का क्वेश्चन है कि नहीं?
मतलब एक बार घर में जाके पढ़ोगे तो बना लोगे ना इसको, समझ रहे ना? तो इसको बना लोगे, अभी पढ़ा है वही है, तो इसको मिला लोगे, आराम से मिला लोगे। फिर देखो, फिर 2023 में बोले ना पीछा नहीं छोड़ता है ईसीजी, 2023 में फिर यही मैचिंग है। पी वेव क्या होगा, कौन सा होगा इसमें? 1 2 3 किस में मैच करोगे? किसमें? 3 में। डिपोलराइजेशन आरटीआर, सेम क्वेश्चन 23-24 में क्यू वेव लगा दोगे, 2 को मिल गया मतलब सब मैच हो जाता है। उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना, डिपोलराइजेशन वेंट्रिकल हो गया। और टी वेव क्या है? बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। बना लिया ना, 3 मैच हो गया आपका। ये देखो फिर आया 2020 का है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसको रिप्रेजेंट करता है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डिपोलराइजेशन ऑफ बी हो गया। सीधा क्वेश्चन है ना। इसको बनाइए 7 नंबर। डायग्राम किसका है? ईसीजी का है। तो डायग्राम में आपसे पूछ रहा है, दिया हुआ है यहां पर, कह रहा है पी वेव रिप्रेजेंट। पी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना? पी वेव किसको? डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल एट्रिया, उसी को करता है ना। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। डिपोलराइजेशन होता है तभी तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। समझ रहे ना बात को? हो गया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है। फिर देखो इसी से, ये तो पुराना है बट यही रिप्रेजेंट, ये ईसीजी का डायग्राम दिया हुआ है और पूछ रहा है कि यहां पर लिखा हुआ है, आपको बताना है। लिख रहा है पिक पी, इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन ओनली। कह रहा है कि ये जो पी है, पिक, पी पिक या पी वेव, यह लेफ्ट एट्रिया, एट्रिया समझ रहे हैं, ऑरिकल को एट्रिया बोलते हैं। ऑरिकल का दूसरा नाम क्या है? एट्रिया, एट्रियम। कह रहा है कि लेफ्ट एट्रिया को ही खाली यह कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है। सही कि गलत? गलत है। क्या है? दोनों एट्रिया एक साथ होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट दोनों के लिए होता है, हमेशा बताया ना। एट्रिया बोले तो दोनों के लिए, वेंट्रिकल बोले तो दोनों के लिए। अरे भाई ये जो हमने बताया, ये जो हमने कॉन्ट्रैक्शन बताया, दोनों के लिए बताया कि एक के लिए बताया? दोनों के लिए। आपके क्वेश्चन में क्या बोला है? खाली लेफ्ट और एट्रिया क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। गलत है। क्या है? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दोनों होगा, एगो कभी नहीं होगा। समझ रहे बात को? ये सोचने वाली बात है। तो 1 नंबर क्या हो गया? ऑप्शन गलत हो गया। 1 नंबर ऑप्शन ये क्या आ जाता है भाई? मतलब पूरा बर्बाद कर दिया है ना, सिस्टम को पूरा बर्बाद करके रखा हुआ है ना। मतलब हर जगह प्रचार आना ही है, कहीं कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमारा एनसीईआरटी में डाल देता है प्रचार, वो भी जोर जोर से, है ना। हर जगह प्रचार ही प्रचार। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस। कॉम्प्लेक्स मतलब 1 कंप्लीट पल्स। पल्स मतलब आपको समझ आए? चलो इसको भी छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। सी नंबर, पिक टी, पिक टी, इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। सही कि गलत? यहां पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, यहां तो रिलैक्स हो जाता है। बोले ना वेंट्रिकल क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है, और एंड में एकदम रिलैक्स। तो ये तो गलत ही हो गया, ऊपर गलत, ये भी गलत।
उसके बाद पिक पी एंड पिक आर टुगेदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। पिक पी क्या है? सिस्टोल है, और आर भी क्या है? आर क्या है? डायस्टोलिक। ये भी सिस्टोल और ये भी सिस्टोल है ना। अरे भाई, ये पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, ये भी डीपोलराइजेशन, दोनों। इसमें ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल होता है और यहाँ पर वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, और यहाँ पर वेंट्रिकल डायस्टोल होता है। तो ये दोनों क्या है? तो क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो गया है ना, इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अब 9 नंबर है। इस 9 नंबर में आपको खोजना है कौन ईसीजी का ग्राफ है, इसको खोजिए। ए बी सी डी में कौन ईसीजी का ग्राफ है? सब तो लग ही रहा है। कौन है? बी है। अच्छा, ए क्यों गलत है? अच्छा, ये वाला है ना, यहां नीचे नहीं आया। ठीक है। बी नंबर क्यों सही है? पी यहां है, क्यू यहां है, आर यहां है, एस यहां है। ये सही है? सही है कि गलत? गलत है। अच्छा, चलते हैं। ये वाला तो ये टी भी गलत है, और ये भी टी क्या है? गलत ही है। उसके बाद यहां चलते सी नंबर, पी क्यू आर एस और ये टी, और यहां पर भी है पी क्यू आर एस टी। कौन सा सही है बता भाई? सी बी सही है कि सी सही है कि डी? बी कितने लोग सही मान रहे हैं? मान रहे हो बी? सी कितने लोग सही मान रहे हो? नहीं मान रहे हो? डी कितने लोग सही मान रहे हो? एक आदमी मान रहा है, और बहुत लोग कुछ मान ही नहीं रहे। सही गलत एक जैसा है ना, उल्टा सीधा एक बराबर। क्या होगा आंसर? कौन आपके एनसीईआरटी के ईसीजी से, ये हम बनाए ईसीजी से मैच कर रहा है? बताओ कौन सा? ये तो गलत ही है। ये भी देखो, टी कैसा है? यहाँ ऐसा है। कैसा होना चाहिए? ऐसा करके ऐसा। यहां पर देखो, यहां पर ये दोनों बराबर है, लेकिन ये इधर उठा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? डी। डी कैसे हुआ? नहीं समझ में आया? देखो, देखो यहां पर हमने भी जो बनाया है ना, थोड़ा सा ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। मेरा भी सही था, गलत? अरे भाई तुम लोग हंसो नहीं। मेरा क्या था? सही था, थोड़ा और सही कर दिया है ना। चलो आप एनसीईआरटी का देखो। हाथ से बनाने में थोड़ा इधर तो हो ही जाता है ना। प्रचार नहीं आना भाई। Yes, it is possible to use your Indian degree. ये देख लो, ये शुद्ध है। P Q R S। टी देखो कैसे है? एक जैसा नहीं है। जैसे ये है ना, दोनों बराबर, यहां से ऐसे करके स्लोप बना करके इसे आ गया है। अब आप लोग इसको तो यहां पर आप लोग यहां पर देखेंगे कौन सही हो गया? डी, क्योंकि यहां पे क्या है? स्लोप बना करके इसे है। ऐसा इसलिए आप लोग को इसको बताना पड़ रहा है, क्योंकि पक्का आप गलत करके आते। कितना भी बना लोगे गलत करके आते। सब देखो एक ही जैसा लग रहा है। तो
तो यहां पर ये ऐसे स्लोप है, फिर ऐसे आए। यहां पर देखो दोनों साइड से सेम है, जो मेरे में थोड़ा सा बना हुआ था ना। अब 10 नंबर बताइए, इन ए स्टैंडर्ड ईसीजी in a standard ECG, which one of the following alphabet is correct represent the respective activity of human heart? T end of diastole, T end क्या है? डायस्टोल का। P depolarization of atria, ये तो सही है ना? तो यही सही हो गया। R repolarization of ventricle, गलत बना लिए। अब ईसीजी का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो, ये मिल गया होगा, ये मिल गया ना, ये मिल गया होगा। अब आपसे ईसीजी का क्वेश्चन गलत, मतलब या तो आपसे पूछेगा पी क्या है, क्यूआरएस क्या है, टी क्या है, ये याद रखना है। डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, उसके बाद फिगर का क्वेश्चन है, उसके अलावा नहीं आएगा आपको कि ये वाला ऐसे क्यों हो गया, ये वाला ऐसे क्यों हो गया, ये सब चीज नहीं पूछेगा। ये आपको समझाने के लिए है जो रियल में होता है, ठीक है। तो ईसीजी हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। ईसीजी क्या हो गया? अब ईसीजी के बाद हम लोग चलते हैं ब्लड प्रेशर। कहाँ चलते हैं? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या है आपका? ये ब्लड वेसल्स, ये भी ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या बह रहा है? ब्लड बह रहा है। ये जो बहता हुआ ब्लड, और ये ब्लड वेसल कौन सा है? आर्टरी। वो कैसा है? आर्टरी होता है। जब ब्लड के द्वारा आर्टरी पर जो प्रेशर लगाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। और ये जरूरी है, सब में होता है ना। क्या होगा? ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के वॉल पर या आर्टरी के वॉल पर जो प्रेशर लगाया जाता है, उसे कहा जाता है ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। वो ब्लड प्रेशर जो है वह हार्ट के द्वारा होता है। और बीपी का जो मान होता है वो क्या होता है? 120/80। तो ब्लड प्रेशर का डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम सभी? क्या लिखेंगे भाई? इसका डिफिनेशन होगा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, शुद्ध क्या लिखेंगे? फ्लोइंग ब्लड। क्या लिखेंगे? बहता हुआ ब्लड, बहता हुआ ब्लड एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स आर्टरी इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब मेरा बात समझो आप लोग, आखिर प्रेशर कहां से आ रहा है? एक्चुअली में ये जो प्रेशर है ना, वो हार्ट से आ रहा है। ध्यान देना, हार्ट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल करेगा, हार्ट जैसे ही सिस्टोल करेगा, ब्लड को भेजेगा दौड़ा के, तो ब्लड को भेजेगा तो ब्लड तो ऑटोमेटिक है इसके वॉल पर प्रेशर लगाएगा, है ना। और दूसरी बात, जब हार्ट रिलैक्स होगा, जब हार्ट रिलैक्स होगा उस समय भी प्रेशर लगाएगा ये ब्लड। तो सिस्टोल में भी प्रेशर लगेगा और डायस्टोल में। एक्चुअली में ये जो वेंट्रिकल है,
ये सिस्टोल करेगा तो वो भी प्रेशर लगाएगा, और ये जब डायस्टोल करेगा तो वो भी प्रेशर लगाएगा। इसका मतलब ब्लड प्रेशर का दो कंपोनेंट होता है। कितना होता है? दो कंपोनेंट होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल होने के कारण का ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? वेंट्रिकल के डायस्टोल के कारण जो प्रेशर लगता है। क्लियर है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान 120 होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान 80, और दोनों को मिलाकर के 120/80 हो गया ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का कंपोनेंट कितना है? ब्लड प्रेशर कंपोनेंट पहला क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर समझो जरा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर ड्यू टू वेंट्रिकल सिस्टोल। किसके कारण? ब्लड प्रेशर ड्यू टू, अरे भाई समझ रहे हो आप लोग ना? जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, सिस्टोल मतलब क्या हो रहा है? सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट। सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल के सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्ट होने से जो प्रेशर लगता है वॉल पे उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और वेंट्रिकल के डायस्टोल या रिलैक्स होने के कारण जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर ड्यू टू किसके कारण? किसके सिस्टोल के कारण? इधर ध्यान दो। ब्लड प्रेशर ड्यू टू सिस्टोल ऑफ ऑरिकल की वेंट्रिकल? वेंट्रिकल ऑरिकल का कोई मतलब नहीं होता है। ड्यू टू सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। इसका मान कितना होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान, अरे भाई कितना होता है? 1 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपके रक्त धमनियों में प्रेशर कितना रहेगा? 120। ब्लड प्रेशर कहाँ मापते हैं? यहाँ मापते हैं कि हाथ में मापते हैं? हाथ में ना, हार्ट तो यहाँ है, तो यहाँ काहे माप रहे हैं हम? अरे भाई यहाँ क्यों माप? क्योंकि ब्लड वेसल्स में होता है। कहाँ होता है? ब्लड वेसल में ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट में नहीं होता है। हार्ट के कारण होता है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर होती है एक रेडियल आर्टरी। क्या होती है? ध्यान देखना, यहाँ नहीं किया जाता, यहाँ नहीं किया जाता। कहाँ किया जाता है? यहाँ पर हम लोग स्पाइगनोमीटर को डालते हैं, और ध्यान रखना उसका जो तार निकला होता है यहीं से निकालते हैं। और जो स्टेथोस्कोप होता है आला, उसको कहाँ सटाते हैं? यहाँ पे सटाते हैं, यहाँ नहीं सटाते, क्योंकि यहाँ पर रेडियल आर्टरी होती है। क्या होती है? वही उसी से मेजर्ड हो जाता है। आर्टरी आर्टरी आर्टरी, समझ रहे बात को? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये क्या होगा? ये क्या होगा? ब्लड प्रेशर किसके कारण? अरे भाई तुम लोग गप कर रहे हो, इधर ध्यान दो। ब्लड प्रेशर किसके कारण हो? कहाँ रहा? आर्टरी में। करवा कौन रहा है? वेंट्रिकल। कौन करवा रहा है? तो ब्लड प्रेशर ड्यू टू, बताओ, डायस्टोल की सिस्टोल? डायस्टोल ऑफ, हाँ बहुत अच्छा, डायस्टोल ऑफ और इसका मान कितना होता है? 80 होता है। इसलिए ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? तो ब्लड प्रेशर इक्वल टू 120/80। यही होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। यही क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर। यही क्या होता है? नॉर्मल
ब्लड प्रेशर। नॉर्मल। अच्छा, ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर घट जाता है तो लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का एक और नाम है हाइपरटेंशन। क्या नाम है? और लो ब्लड प्रेशर का नाम है हाइपोटेंशन। उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, उसको देख लेते हैं ना जी, उसको भी देख लेते हैं। तुम लोग थक जाते हो इसीलिए हमको पानी पीना पड़ता है। तुम लोग थकते हो ना जी, तुम लोग सोने लगते हो, देखते हैं अजीब सा फेस हो जाता है, तब सोचते हैं हम जाके पानी पी लेते हैं, तुम लोग का मुरझाया हुआ फेस क्या होगा, सही हो जाएगा, है कि नहीं? हम नहीं थकते हैं, तुम लोग थक जाते हो, आपका चेहरा पे हमको दिखाई देने लगता है, रोना रोना जैसा हो जाता है चेहरा। और किसी किसी का चेहरा पे अगर इंप्रेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो यहाँ पर है ही नहीं। क्या बोलता है? ब्रेक देने के लिए, है ना? ये तो बेचारा हंस ही रहा है, खुशहाल चेहरा है इसका, इसको ब्रेक की जरूरत नहीं है। देखिए भाई, अगर क्लास में है तो क्लास में आपका तन मन धन सब होना चाहिए। बात को समझ रहे हो? तन यहां पर है, मन कहीं और है। हम लोग का मन भटकता था, तो हम लोग का मन भटकता था घर पे, दूर रहते थे तो घर पे ही जाता था। आप लोग का मन बहुत जगह भटकता है, तुरंत यहां पर है कहीं और चला जाता है, और हमको पता चल जाता है इसका मन अभी यहाँ पर नहीं है। आपके चेहरा देखकर हम बता देंगे, झटका मारता है वो बच्चा, जैसे हम गरजते हैं ना, उसका चेहरा इसे झटकेगा, इसका मतलब वो वहां से यहाँ आ गया है। तो ये जो फ्लैक्चुएशन है यही गड़बड़ है आप लोग का। एकदम क्लास में आओ तो क्लास का ही हो जाओ, समझ रहे बात को? यही का हो जाओ, मन को बाहर जाने नहीं दो। मन क्या होता है? परिंदा होता है, मन कहीं भी जा सकता है, समझ रहे बात को? तो यहां पर आप लोग समझ गए ब्लड प्रेशर। अब चलते हैं हम लोग, क्या हो गया जी? उल्टा हो गया। हाँ, अब सही हो गया। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना? हाइपरटेंशन मीन्स, इट मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा भाई, हाई ब्लड प्रेशर किसको कहेंगे? जब बार बार आपका जो प्रेशर है, हाइपरटेंशन कब हो जाता है? जब आपका बार बार ब्लड प्रेशर हो जाए मोर देन 140/90। जब ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे ज्यादा हो जाए, वही क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। नॉर्मल 120/80 है, इससे ज्यादा हो जाए, किसी किसी को 160, 170, 80, 200 तक पहुंच जाता है। 200 के बाद गया ना तो नस उस फटना स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो? तो ध्यान रखना चाहिए, ये वाला नस कहीं, ये वाला ना, यहाँ नस बहुत छोटा होता है, यही फटता है। एक मेरे रिलेटिव है, उनका आंख का नस फट गया था, हाई प्रेशर 210 चला गया, फिर कंट्रोल करवा लिया गया, फट गया। तो उनको बताया नहीं गया, बताना भी नहीं चाहिए।
टेंशन नाम ही है भाई, हाइपर है वो भी, हाइपर मतलब ज्यादा। अच्छा बताओ नस क्यों फट रहा है? अरे भाई वही तो है, प्रेशर ऑन आर्टरी है, आर्टरी पे प्रेशर, यहाँ छोटका आर्टरी होता तो फट जाता। ब्रेन में भी आर्टरी है ना, समझ रहे बात को? वहां का आर्टरी बहुत पतला होता है, अगर वो फट गया तो ब्रेन हेमरेज उसी को बोलते हैं ना, इसी से होता है। लेकिन 160-70 में बैलेंस कर लेता है हमारा शरीर, 200, 210, 220 जाना खतरा होता है, समझ रहे हो? ये हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन, इससे क्या क्या प्रॉब्लम है, नुकसान क्या है? हाइपरटेंशन से हमारा हार्ट को प्रॉब्लम आएगा, किडनी को प्रॉब्लम आएगा, और आपके ब्रेन को प्रॉब्लम, ये तीनों ऑर्गन को प्रॉब्लम होता है। देखो आप देखो, उम्र के साथ ये हाइपरटेंशन होता ही है, सबको होता है। हम भी अभी नपाएंगे तो हो सकता है 130 हो जाए, हो जाता है। क्या होता है? हो जाता है ना, ये हो ही जाता है। सबसे बढ़िया जो उपचार है, हंसने लगो, समझ रहे हो? बीपी बढ़ रहा है तो हंसने लगो आराम से, चलने लगो इधर उधर, योगा करने लगो, खत्म। क्या होगा? खत्म हो जाएगा। हाइपरटेंशन किसको इफेक्ट करेगा? हार्ट, ब्रेन, और आपका फेवरेट किडनी, लंग्स ने, ये तीनों को बहुत ज्यादा। अब ये हाइपरटेंशन 2 प्रकार का होता है। हाइपरटेंशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, और दूसरा होता है बहुत बढ़िया सेकेंडरी हाइपरटेंशन, है ना? प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। प्राइमरी हाइपरटेंशन का एक और नाम है एसेंशियल। क्या बोलते हैं? एसेंशियल हाइपरटेंशन। और इसका कोई नाम नहीं। एसेंशियल हाइपरटेंशन का ये मतलब है कि यह 90% पेशेंट को यही होता है। एसेंशियल मतलब ये नहीं है कि जरूरी होता है, सबको जरूरी है, ये नहीं। ये इसलिए लिखा गया है कि 90% पेशेंट को यह हाइपर यही वाला होता है, यही वाला, और मात्र 10% लोगों को ये होता है। अब दोनों में देखो अंतर क्या है। प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसका कॉज क्या क्या हो सकता है? इसका कॉज कई हो सकता है। एज, अगर आपका एज इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो एज के साथ भी ये होता है, ये होना ही है, तो एसेंशियल हो सकता है ना? उसके अलावा ओबेसिटी, उसके अलावा ओबेसिटी मतलब फैट, मतलब मटका बढ़ जाना, है ना? मतलब मोटा हो जाना, मतलब
ओबेसिटी मतलब फुला हो जाना, शरीर फूल गया थोलू जैसा, उम्र नहीं है फूल गया, तो उसको होगा ओबेसिटी इंक्रीज होने के कारण। ओबेसिटी इंक्रीज होने के कारण, है ना। वेसेक्टोमीटर इंक्रीज हो जाने के कारण, वेसेक्टोन मतलब ब्लड वेसल्स का टोन जो होता है वो चेंज हो जाना, है ना, आगे पढ़ाएंगे इसको। तो ये सब इसके कारण होते हैं। फैट ज़्यादा खाने से, हलना चिलना से ये सब बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसका कॉज क्या है? इसका कॉज होता है या तो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाए, क्या हो जाए? हार्मोन डिस्टर्ब हो जाए, हार्मोनल हो सकता है, या ऑब्स्ट्रक्शनल। मतलब ऑब्स्ट्रक्शनल मतलब होता है जैसे मान लो कि ये ब्लड वेसल्स है और इसमें कुछ जमा हो गया कोलेस्ट्रॉल वगैरह, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो ब्लड बहने में दिक्कत होगा ना, ज़्यादा प्रेशर लगेगा, क्या लगेगा? ज़्यादा, तो बीपी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इन दोनों को ठीक किया जा सकता है। ये इसको ठीक हार्मोन सही कर देंगे या फिर आपको इसको हटा देंगे, है ना, ये जो जमा हो गया इसको हटा देंगे। इसीलिए सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन होता है यह परमानेंटली क्योर हो जाएगा। ये क्या होता है? परमानेंटली क्योर हो जाता है। क्योर मतलब ठीक होना, परमानेंट रूप से क्योर होगा, लेकिन ये नॉन क्यूरेबल होता है। ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। और ये 90% लोगों को होता है, लेकिन ये कैसा होता है? माइल्ड होता है। माइल्ड मतलब कम होता है। माइल्ड मतलब हुआ इसका, माइल्ड देखो कम मतलब नहीं हुआ, माइल्ड मतलब ये हुआ कि इसका इफेक्ट कम होता है, कमजोर होता है। क्या होता है? मतलब ये इफेक्ट जो होता है इसका कम होता है। लेकिन ये कैसा होता है? सीवियर। क्या होता है? सीवियर मतलब समझते हो? जैसे बोलते हैं ना किसी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, हम लोग क्या बोल देते हैं? सीरियस है। वही सीरियस को मेडिकल में कहा जाता है सीवियर डिजीज, खतरनाक। क्या होता है यार? खतरनाक इसलिए, मान लो हार्मोन गड़बड़ा गया, अब ये बहुत कम होता है, 10% लोगों में ही होता है। हार्मोन गड़बड़ा गया, अब उसको सही कर लिए ठीक है, ठीक हो जाएगा, नहीं तो खतरनाक होगा, इसको ठीक करिए। और ये क्या होता है? हमेशा रहता है, तो इसीलिए इसको एसेंशियल बोलते हैं। अच्छा, ये होता कब है भाई? ये होता कब है? ये ओल्ड पर्सन में होता है। किस में होता है? ओल्ड पर्सन में होता है या ओल्ड एज में होता है। और यह किसी एज में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। मतलब आप खाए पिए घर के हो, पूरा घी वगैरह पूरा खा रहे हो, और क्या हो गए? आपका 24 साल ही एज है, लेकिन क्या हो गए? बुम्मा फूल के क्या हो गए? बुम्मा हो गए आप। तो आपको ऑब्स्ट्रक्शनल हो सकता है ना, जामुन हो सकता है, हो जाएगा उसको। तो किसी भी एज में हो सकता है। हार्मोन गड़बड़ा गया किसी आदमी में, गड़बड़ाता है ना जी, हार्मोन गड़बड़ा गया तो उससे भी हो सकता है किसी भी एज में। लेकिन ये है धीरे 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 धीरे। अच्छा, हाइपरटेंशन से बचाव क्या है? कूदते फांदते रहो, खेलते रहो। पुराना जमाना में कहते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब गड़बड़ हो गया, इसको बदलना पड़ेगा। खेलो कूदो, स्वस्थ सही रहेगा तब ना अच्छा होगे। समझ रहे बात को? मतलब ये कहने का मतलब ये था, ये जो इसका भावार्थ क्या था? इसका भावार्थ ये था कि जब पढ़ने का समय है, इस समय पढ़िए, अभी कम खेलिए, बाद में खेलिएगा। समझ रहे बात? तो ये क्या होता है?
at any age. इसको एक बार देखिए, इसको देखिए एक बार। समझ गए सबको? अरे आप लोग सब समझे कि नहीं? अब हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के बाद क्या आएगा? अच्छा बताओ, इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा बीमारी, कौन सा होगा? प्राइमरी होगा, क्योंकि ये क्या होता है 90% पेशेंट में होता है। हाइपरटेंशन के बाद आएगा हाइपोटेंशन। देखा जाए हाइपोटेंशन सबसे ज्यादा जो है फीमेल को होता है। उसका कारण है खाना का अनियमित खाना, ज़्यादा देर भूखे रहने से, इलेक्ट्रोलाइट कम होने से, बहुत सारा कारण होता है जो कि हाइपोटेंशन होता है फीमेल को ही। और हाइपोटेंशन होगा ना तो लो बीपी हो जाता है, तो क्या होता है चक्कर वगैरह आने लगता है। तो चक्कर आता है फीमेल को, पीरियड्स वगैरह होता है तो ब्लीडिंग भी होता है, उससे भी चक्कर आता है, तो हो जाता है हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब इट मीन्स लो ब्लड प्रेशर। इसका मान कितना होगा? अगर लेस देन या इक्वल टू 110/70 होता है, 120/80 नॉर्मल है ना, मतलब 110/70 से अगर कम हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। इसका क्या क्या कॉज हो सकता है? लो इलेक्ट्रोलाइट्स, लो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट समझ रहे हो? आपके शरीर में जो सॉल्ट है, नमक है, आयंस है, वो कम हो जाए। जैसे आप लोग देखे होंगे फीमेल वगैरह को जब चक्कर वगैरह आता है, लो बीपी होता है, तो डॉक्टर बोलती है कि ORS का घोल पियो, पीते हैं ना, इलेक्ट्रोल पाउडर पियो। अगर चक्कर बीपी अगर लो रहता है तो इलेक्ट्रोल पाउडर पियोगे। क्यों होता है लो बीपी? क्योंकि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट कम है। फीमेल में होता ज्यादातर, प्रेगनेंसी के समय ज्यादा और ज्यादा हो जाता है। प्रेगनेंसी के समय में इलेक्ट्रोलाइट कम होता है, क्योंकि पेट में बेबी भी रहता है तो उसको भी न्यूट्रिशन देना पड़ता है,
माँ ही कम खाएगी तो बच्चा भी खा रहा है उसके साथ, माँ जो खा रही है उसको बच्चा भी तो ले रहा है, तो उस समय माँ के शरीर में घटेगा कि नहीं सब कुछ, बीपी लो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं जी, होगा ही, जाहिर सी बात है। लो इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद ज्यादा देर तक भूखे रहना, है ना, ज्यादा देर तक इरेगुलर फूडिंग, और नियमित रूप से खाना खा रहे हो, जो फीमेल हमेशा करती हैं, सबको खिलाने के चक्कर में उनका खाना गड़बड़ रहता है। हमको तो समझ, बहुतों को देखते हैं हमको समझ में नहीं आता है खाते भी हैं कि नहीं, हम तो देखते ही नहीं है। मोमोज, अच्छा मोमोज खाती हैं, इरेगुलर फूडिंग। उसके अलावा मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण। अब ये कुपोषण जो है, अब देखो हम लोगों में भी तो हो सकता है, खाना पीना सही से नहीं खा रहे हैं, चक्कर दे रहा है, लड़का को भी तो देता है, सबको देता है, सबके लिए, खाली फीमेल के लिए नहीं है। कुपोषण मतलब खाना खा रहे हो उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, चक्कर खा के गिर गए, लो बीपी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो हाइपोटेंशन का कॉज होती है। क्या होती है भाई? हाइपोटेंशन का कॉज होती है। अच्छा, एक हमने नहीं, एक हाँ इस क्लास में स्टार्ट कर, पिछले क्लास में जो वो गड़बड़ हो गया था तो उसके कारण हमने ऑनलाइन बंद हो गया था ना, तो एक छूट गया था थोड़ा सा, कार्डियक आउटपुट, वहीं पे पढ़ाना था हमको। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक मतलब क्या होता है? हार्ट। आउटपुट मतलब वो क्या देता है? हार्ट क्या देता है बॉडी को? ब्लड। क्या करता है? ब्लड पंप करता है। तो कार्डियक आउटपुट मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में हार्ट जितना ब्लड दे देती है उसी को क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। क्लियर? तो कार्डियक आउटपुट जो होता है इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम गुना हार्ट रेट। अब इसमें से आप लोग कुछ नहीं जानते हो, हार्ट रेट कितना होता है? 72 बार। कितना होता है? हार्ट रेट क्या होता है? 72 होता है 1 मिनट में। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है ना? कार्डियक आउटपुट मतलब होता है हार्ट सप्लाई ब्लड टू बॉडी इन 1 मिनट। कितने मिनट में? 1 मिनट में हार्ट जितना बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है उसी को क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर। क्या होता है? 5 लीटर पर मिनट। क्या होता है? 5 लीटर पर मिनट। मेरा एक बात आप लोग समझोगे जी? नहीं समझोगे? समझना मेरा बात। यहां से जो ब्लड वेसल निकलती है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? एओर्टा। क्या नाम है जी? और इधर क्या था? पल्मोनरी आर्टरी। ये था ना? इसी दोनों को तो ब्लड भेजता है हमारा हार्ट। समझना जरा।
आप लोग को कार्डियक साइकिल पढ़ाए थे, 0.8 सेकंड में एक बार कार्डियक साइकिल चलता है। एक कार्डियक साइकिल में हार्ट 70 मिलीलीटर ब्लड बाहर भेजता है। कितना भेजता है? कितना? एक कार्डियक साइकिल में ब्लड कितना मिलीलीटर बाहर भेजता है? ब्लड कितना? 70। इसी को कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? तो स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या होता है? एक कार्डियक साइकिल में हार्ट या वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करता है। तो एक कार्डियक साइकिल में 70, इसलिए 72 कार्डियक साइकिल 72 बार होता है। कितना होगा? 5 लीटर। कितना हो जाएगा? तो वही तुम निकल जाएगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या होता है? हार्ट एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड पंप करती है, जितना ब्लड, और उसको क्या करेंगे हम? 72 बार से गुना कर देंगे। क्या निकल आएगा? कार्डियक आउटपुट। तो करके देखते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का परिभाषा क्या होगा? हार्ट पंप ब्लड इन 1 कार्डियक साइकिल। इट्स वैल्यू कितना होता है? इट्स वैल्यू बताओ कितना होता है? तुम लोग कुछ नहीं बताते हो। कितना होता है जी? 70। तुम लोग खाली हम ही से बुलवाते हो। तुम लोग अपने आप को बचा के रखते हो। पता नहीं खाना पीना खा के आते हो कि नहीं। खाना तो बिल्कुल पच जाता है क्या 4 बजे तक? तुम लोग कितना बजे खाना खाते हो दिन में जी? 2 बजे? अभी तो एनर्जी होना चाहिए, तुरंत खा के आते हो। लेकिन आप लोग बोलते ना। समोसा कौन खाता है? समोसा खा के आओगे तो क्या हो जाएगा? अरे क्या होगा जी? ध्यान रखो, समोसा मत खाओ, नहीं तो इसका शिकार हो जाओगे, चक्कर का शिकार। तो खाने के समय में कभी भी मसोसा ना खा करें। नाश्ते के समय में खा सकते हैं। तुम लोग खा के आया करो, हम ही से खाली बुलवाते हो। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का कितना है मान? 70। ठीक है, इसलिए कार्ड तो हो गया 70 गुना 72। तो कार्डियक आउटपुट 70 गुना 72 कितना हो जाएगा? गुना भागा भी हम ही करें। कितना होगा? इतना क्या हो गया? मिलीलीटर बराबर लगभग कितना लिख सकते हो? 5 लीटर। तो 5 लीटर। आपका हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है? और आपके शरीर में कितना ब्लड है? 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। बहुत नाइंसाफी है। आपके शरीर में टोटल ब्लड कितना है? 5 लीटर फीमेल में और 6 लीटर मेल में। मेल में ज्यादा होता है। तो 5 लीटर पंप कर रहा है, जबकि 1 मिनट में 24 घंटा में कितना कर लेगा? तो कहां से ब्लड उतना आता है? बताओ। अरे भाई बताओ, आपके शरीर में 5 लीटर ब्लड है, तो हार्ट कहां से पानी ब्लड ला रहा है जो कि हर मिनट में पंप कर रहा है? अरे भाई वही ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। क्या होते रहता है? वो ब्लड पंप किया, फिर गंदा हो गया हार्ट के पास, लंग्स के पास, फिर हार्ट उसको पंप किया, पंप करते रहेगा। हार्ट प्योर कब हो, कहां होता है? हार्ट प्योर कहां होता है? हार्ट में कि लंग्स में? लंग्स में। कहां होता है? क्योंकि वहीं ऑक्सीजन मिलता है ना उसको। लंग्स कहां भेजती है? हार्ट में। प्योर होने के बाद कहां भेजती है?
ये देखो हार्ट है ना भाई। ब्लड कहाँ प्योर होता है? लंग्स में। कहाँ? लंग्स उस ब्लड को कहाँ भेजती है? हार्ट उस ब्लड को कहाँ पंप करता है? बॉडी में। तो 1 मिनट में कितना पंप करता है? फिर बॉडी उसको लिया और सारे ब्लड को फिर कहाँ भेज दिया? फिर हार्ट इसको कहाँ भेजती है? लंग्स में। फिर वहां जाके शुद्ध हो जाती है। तो इधर प्योर ब्लड और इधर इम्प्योर ब्लड। समझ रहे बात को? प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, ऐसे चक्र चलते रहता है। इधर हार्ट के इस साइड में आपको शुद्ध रक्त मिलेगा और इस साइड में अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है? शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही होते रहता है बार बार, यही होते रहता है भाई। अच्छा बताओ, फिगर देख, पंप कौन कर रहा है? ऑरिकल या वेंट्रिकल? ऑरिकल या वेंट्रिकल? इधर देखो, कौन करेगा पंप? देख के तो बोल सकते हो ना जी। ऑरिकल। पंपिंग कौन करेगा 5 लीटर जी? अरे यही ना करेगा भाई। वेंट्रिकल कौन करेगा? बताए थे, उसका वॉल मोटा होता है, वही पंप करता है। ऑरिकल तो बस छोटा है। समझ गए? इस बात को समझ गए? तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। उसके अलावा कुछ रोग के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर क्या होगा? फिनिश हो जाएगा। फिर क्वेश्चन जो है उसको करवा करके अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है?